एक ऑफिस में एक लड़का सीईओ ऑफिस में कुछ काम कर रहा था। अचानक ही उसके फोन पे कंटिन्यू कुछ नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए, जिसे सुन उस लड़की बोहे आपसे में सिकुड़ गई थी। वो लड़का अपना फोन चेक करता है जिसपे प्रोसेस के नाम से बहुत सारे फोटो आए हुए थे। जब वो इस फोटो को देखता है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक आ चुकी थी, उसकी पकड़ उसके फोन पे काश चुकी थी। अब आगे मोक्ष अपने ऑफिस में बैठा अपने फोन पे आए नैना का मैसेज देख रहा, जिस पे लिखा हुआ, भाई ये सिंघानिया परिवार की बायोलॉजी बेटी वापस आ चुकी है। उनका नाम नित्य है, आपकी पता ये बहुत ब्यूटीफुल है, इनकी ब्लू आइज तो भाई क्या हाँ बताऊं, मतलब उनकी आंखों की देख के लगता है जैसे मैं किसी गहरे समुद्र की तरह है। ये सब पढ़ के मोक्ष के चेहरे पे चमक आ जाती है, लेकिन लास्ट वाली लाइन को पढ़ के उसके होठों पे मुस्कान आ जाती है। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरी फ्यूचर भाभी और आपकी फ्यूचर वाइफ है। उसकी इस लाइन को पढ़ के मोक्ष को ऐसा महसूस ही रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली है, क्योंकि जिस लड़की को वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, लेकिन वो तो उसकी खोई हुई मंगेतर निकली। अभी वो इस बारे में सोच सोच खुश हो ही रहा था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। नॉक की आवाज़ सुन मोक्ष कम इन बोलता है, उसके बाद फिर से लैपटॉप पे काम करने लगते हैं। तभी केबिन के अंदर आते हुए मयंक बोला, बॉस डॉक्टर नी की असिस्टेंट का, जिन्हें हम इतने दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आज सुबह ही हमें उनका ईमेल का जवाब आया है, जिसमें ये बात क्लियरली बोला गया है कि डॉक्टर नी कल ही सेकंड बॉस की सर्जरी के लिए कल दोपहर का टाइम का अपॉइंटमेंट है। उसकी बात सुन मोक्ष अपना सर हमें हिला देता है और बोल कल की मेरी सभी मीटिंग को कैंसिल कर दो। और एक बात, सर्जरी की तैयारी अच्छे से करना, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही डॉक्टर नी के असिस्टेंट से बोलो कि उनका लिए हमने यहाँ ले होटल को बुक कर दिया है और उनका जितना भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम उठाएंगे। डॉक्टर नी को मेडिकल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी जीनियस माना जाता है। कहते हैं डॉक्टर नी एक बहुत बड़ी सर्जन डॉक्टर है, वो दिमाग और हार्ट सर्जरी के लिए जानी जाती है। उनके हाथों से किया हुआ कोई भी सर्जरी कभी भी फेल नहीं होता है। वो एक ऐसी डॉक्टर है जो कि अपने पेशेंट के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होता है इनसे कांटेक्ट करके किसी सर्जरी करवाना, क्योंकि डॉक्टर नी कभी भी जल्दी बहुत से बिग शॉट भी उन्हें अपनी सर्जरी के लिए राजी नहीं करवा पाते हैं। मोक्ष और मयंक पिछले 1.5 साल से रोज एक बार डॉक्टर नी को ईमेल भेजते थे, लेकिन अब उनकी मेहनत फाइनली रंग लाए और वो लोग कामयाब हो गए हैं। डॉक्टर नी को सर्जरी के लिए हाँ बोल दिया है, जिसे अब दोनों ने रहते की सांस ली है। मोक्ष मयंक को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे ही मयंक जाने को होता है वैसे ही मोक्ष मयंक को रोकते हुए बोला, मयंक उस लड़की के बारी तलाश को रोक दो। अपने बॉस की बात सुन मयंक अपने मन में बोला, पिछले 1 साल से हमारी लेडी बॉस को ढूंढ रहे हैं और अब जब हम उनके इन्फॉर्मेशन निकलने के इतने करीब पहुंच गए हैं तो अब इन्हें उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हो। मयंक मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, बॉस हम लेडी बॉस की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वो अभी अपनी बात को खत्म करता उससे पहले ही मोक्ष बोला, ठीक है उसकी फाइल को मेरे केबिन में लेकर आओ। ये बोल वो उसको जाने का इशारा करता है। उसके जाते ही रुद्र चेयर से अपनी आंखों को बंद किए हुए हेडरेस्ट से टिका लेता हा। उसकी आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने कुछ फ्लैश दिखा दिया। एक लड़का मुंबई के जुहू नीचे के किनारे एक पत्थर से ठिक के खड़ा था। उसके सामने इस वक्त 10 से ज्यादा लोगों हाथों में गन लिए खड़े थे। वही वो लड़का बिना किसी एक्सप्रेशन के उनकी तरफ देख, तभी एक आदमी उस लड़की तरफ देख हंसते हुए अपने आदमी से बोला, देखो द ग्रेट बिजनेस टाइकून मोक्ष राठौड़ कैसे हमारे सामने निहत्था खड़ा है। आज तो बॉस हमसे बहुत खुश हो जाएंगे। इसी के साथ वो लोग मोक्ष पे गुण तान देते हैं। तभी वहां पे एक गन शॉट की आवाज आती है। सब लोग उस जगह देखते हैं तो मोक्ष अपने हाथ में गन लिए, उसके होठों पे डेविल स्माइल थी और वो अपने उस लाश को देख रहा जो कि अभी कुछ देर पहले उस पे हंस रहा था, जिसे वो सभी आदमी गुस्से से भर जाते हैं। और वो सभी आदमी एक बार फिर से मोक्ष पे गुण तान देते हैं, लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहां पे एक बार फिर से गन फायर होता है और उन गुंडों में एक की चिल्लाने की आवाज आती है। तो एक बार सब उस गुंडे की तरफ देखते हैं और फिर उस दिशा में देखते हैं जहां से फायरिंग हुई थी। अब तक मोक्ष भी ड्रग्स के नशे में सोचे और समझने की सुध बुध को खोते जा रहा, लेकिन जब उसने इस जगह देखा तो उसे एक लड़की अपने हाथों में गन लिए खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पे मास्क था, लेकिन उसकी वो नीली गहरी आंखें दिखाई से रहा था। मोक्ष देख सकता था कि कैसे वो अकेले ही उन लोगों को पीट रही है। जब उस लड़की ने उन आदमियों को मार रही थी तो किसी को शूट कर रही थी। उसकी नीली आंखें में डर नहीं था तो बस आग किसी को जला देने की। जब उस लड़की ने सब मर दिया तब वो मोक्ष को तरफ पलटी है। मोक्ष को अब तक बेहोशी होने लगा था, लेकिन फिर भी वो उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी का कोई काम नहीं आती है और वो वही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब मोक्ष ने अपनी आंखों को खोलता है तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पे पता है।
मोक्ष अपनी आंखों को इधर उधर देखता है जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। तभी मयंक उसके पास आते हुए बोला, बॉस अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मोक्ष मयंक के सवाल को इग्नोर करते हुए बोला, वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की बॉस? मयंक ने कंफ्यूज होते हुए बोला तो मोक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, वही लड़की जिसने कल मेरी जान बचाई थी। मोक्ष की बात सुन मयंक बोला, लेकिन बॉस कल जब हम आपको वहां लाने के लिए गए थे तो आप हमें पत्थरों के बीच में बेहोश मिले थे, आपके आसपास कोई भी लड़की नहीं थी। उसकी बात सुन मोक्ष गुस्से से बोला, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे उस लड़की ने ही बचाया था। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे और कैसे करोगे, मुझे उस लड़की की सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। इतना बोल वो हॉस्पिटल से निकालने लगता है। वही मयंक अपने मन में बड़बड़ते हुए बोला, एक तो जेएनज हॉस्पिटल लेकर आया, पिछले 24 घंटे से बेहोश पड़े हैं, अब होश आया अभी तो पता नहीं किस लड़की के बारे में बोल रहे हैं। लगता है मैंने इन्हें इस हॉस्पिटल में लाकर गड़बड़ कर दिया है, इस अच्छी तो मैं इन्हें किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मोक्ष अभी अपनी सोच में घूम था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है और मयंक आदर आते हुए बोला, बॉस ये रही फाइल। उसके बाद फाइल को मोक्ष के हाथ में देते हुए बोल, बॉस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लेडी बॉस का नाम नित्य है। ये पिछले 18 साल से बेदी परिवार के साथ रहती थी, लेकिन इन्हें पता चलता है कि इन्हें हॉस्पिटल से चोरी किया कि मिसेज बेदी के पास रख दिया गया था और मिसेज बेदी की बेटी को उन्हीं के गांव की केयर टेकर लेकर चली गई थी। उनका नाम उन्होंने ने सलोनी रखा है। आज से 6 महीने पहले ही सलोनी अपने बायोलॉजिकल फैमिली में वापस आई है और तब से वो लेडी बॉस को परेशान कर रही थी। उनकी माँ ने तो 6 महीने पहले ही लेडी बॉस को निकल दिया था, लेकिन उस घर से हेड मतलब लेडी बॉस के दादाजी ने इस बात से इनकार कर दिया था। अभी 1 महीने पहले ही उनका डेथ हुआ है, जिस कारण बेदी परिवार ने लेडी बॉस के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढा है और उन्हें उनके पास भेज दिया है। उनका बायोलॉजिकल परिवार सिंघानिया परिवार है और सबसे खास बात इनकी सागाई भी फिक्स हो चुकी है, लेकिन किसके साथ ही पता नहीं चला है। बॉस लेडी बॉस ने अपने एडोप्टेड परिवार में बचपन से ही बहुत कुछ झेला है। उसकी बातों को सुन मोक्ष को बेदी परिवार पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर इस बात की उसको खुशी भी जो रही थी कि इतने साल से वो जिस लड़की अपनी सेवियर को ढूंढ रहा था आज वो उसके सामने उसकी मंगेतर बन के खड़ी है। इस बात की बहुत खुशी हो रही थी। इसी खुशी के चलते उसने मयंक को तरफ देखते हुए बोला, इस बार का तुम्हारा बोनस डबल, नाउ एंजॉय। अपने बॉस की बात सुन मयंक हैरान हो गया। उसको लग रहा उसके बॉस को सदमा लग गया है। हाँ, सदमा तो लगेगा ही न, बेचारे जिसे शादी करने का प्लान कर रहे हमारी लेडी बॉस बनाने सपना देख रहे थे वो तो टूट गया। टू बी कंटिन्यूड। उसकी बातों को सुन मोक्ष को बेदी परिवार पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर इस बात की उसको खुशी भी जो रही थी कि इतने साल से वो जिस लड़की अपनी सेवियर को ढूंढ रहा था आज वो उसके सामने उसकी मंगेतर बन के खड़ी है। इस बात की बहुत खुशी हो रही थी। इसी खुशी के चलते उसने मयंक को तरफ देखते हुए बोला, इस बार का तुम्हारा बोनस डबल, नाउ एंजॉय। अपने बॉस की बात सुन मयंक हैरान हो गया। उसको लग रहा उसके बॉस को सदमा लग गया है। हाँ, सदमा तो लगेगा ही न, बेचारे जिसे शादी करने का प्लान कर रहे हमारी लेडी बॉस बनाने सपना देख रहे थे वो तो टूट गया। अब आगे मयंक अपने में बदबद रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, मयंक क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा किसी और को दे दूं? अपने बॉस की ऐसी कोल्ड वॉइस सुन के मयंक जल्दी से बोला, नहीं नहीं बॉस प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दो बीवियां हैं, उनका क्या होगा? क्या आप चाहते हैं मेरे बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करे? प्लीज़ सर। उसकी ओवर एक्टिंग देखकर मोक्ष घूर के मयंक को देखते हुए बोला, मुझे कभी पता क्यों नहीं चला कि तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारी दो बीवियां हैं और तुम्हारे बच्चे भी? क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा कब हुआ? मोक्ष ने अपनी एक आईब्रो ऊपर की ओर उठाते हुए बोला। अपने बॉस का सवाल सुन मयंक हड़बड़ा गया और फिर जल्दी से खुद को डांटे हुए बोला, ध तेरी की पागल है तू, बेवकूफ़ है तू, कैसे तू खुद को शादीशुदा बता सकता है, वो भी दो बीवी का पति? तू कब बन गया? अरे पागल, एक को तो पता ले। फिर जल्दी से मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, बॉस वो आज सुबह ब्रेड के साथ बटर ज़्यादा खा लिया था, इसलिए पता हूँ नहीं चला कि फ्लो में क्या बोल गया हूँ। फिर वो मोक्ष की तरफ देख बोला, बॉस प्लीज़ मेरी बोनस को काट मत कीजिए। उसके बाद वो वहाँ से ऐसे गायब हूँ जैसे मिस्टर इंडिया। उसके जाते ही मोक्ष के चेहरे पे हल्की मुस्कान गई। उसकी लाइफ मयंक उसके छोटे भाई के जैसे था, कहने को तो दोनों दोस्त हैं और दुनिया की नज़र में बॉस और एम्प्लॉय, लेकिन मोक्ष के लिए मयंक वो इंसान है जो कि हमेशा से उसके साथ था। उसकी परेशानी में भी इसका कभी नहीं छोड़ता था, इसलिए उसने कभी भी मयंक को ज़्यादा डराया नहीं था, जिस कारण वो उसके सामने कुछ भी बोल देता था। दूसरी तरफ इंडिया में नित्य घर से बाहर निकल रही थी, तभी स्नेहा उसके रास्ते में आते हुए बोली, नित्य दी आप कहाँ जा रही हो? अगर आप फ्री हो क्या आप? नहीं, मुझे काम है और मैं अभी फ्री नहीं हूँ, नित्य ने स्नेहा के बात को खत्म होने से पहले ही रूखे स्वर में कहा।
तभी स्नेहा अपने चेहरे को ऐसा बना लेती है जैसे कि उसके कितना गलत हुआ हो। अपने चेहरे पे उदासी के भाव लाते हुए बोली, नित्या दी क्या आप मुझे पसंद नहीं करती है? मैं तो बस आपसे इतना पूछ रही थी, क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पे चल सकती है? मैं आपको यहाँ पे घूमने के लिए ले जाना चाहती हूँ, और एक आप है जो कि मेरी बात पूरी होने से पहले ही मुझे मना कर रही है। हाँ, मुझे पता है कि बचपन में आपके साथ गलत हुआ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे भी पेरेंट्स नहीं, मैं भी तो अनाथ हूँ ना। उसकी बात सुन नित्य ने उसकी तरफ देखा, तभी पीछे से आवाज आई, स्नेहा ये तुम क्या बोल रही हो? नित्य के पास सच में टाइम नहीं है। उसकी एक फ्रेंड है जो कि इस वक्त बीमार है और उसी से मिलने के लिए नित्य जाती है। स्नेहा ने नित्य के पीछे राधिका जी को देखा जो कि अभी तक सोफे पे बैठ के कॉफी पी रही थी। फिर अपनी चेहरे पे उदासी के भाव लिए बोली, लेकिन मॉम कल मैंने नित्य दी को जो कपड़े पहनने के लिए दिया था, उन्होंने ने वो भी नहीं पहना था। मैंने कितने प्यार से नित्य दी के लिए वो कपड़े लाए थे। उसकी इस बात के नित्य ने बिना किसी भाव के बोली, वो कपड़े मेरे पहने लायक नहीं थे स्नेहा। अगर तुम्हें मुझे गिफ्ट करना होता तो तुम्हें पहले मेरे पसंद और मेरी चॉइस के बारे में पूछना चाहिए था, क्योंकि जो कपड़े तुम मेरे लिए लाई थी वो एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस थी जो मैं कभी नहीं रहती हूँ। ऊपर से वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड नजर आ रहा था, जिसे मैं कल के दिन में अगर पहनती तो मुझे एम्ब्रास होना पड़ता। नित्य की बात सुन स्नेहा अपने मन में बोली, ये गवार कुछ ज्यादा ही तेज निकली, मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दी कल रात की, और इसके लिए कपड़े खरीदने जाए मेरी जुट्टी। फिर नित्य की मिंगिरी करते हुए बोली, तुम्हें मेरे लिए कुछ लेना है तो पहले मेरी पसंद और चॉइस के बारे में पता कर लो। आय बड़ी, मुझे अपना पसंद और चॉइस बताने वाली हूँ। तभी राधिका जी स्नेहा की देखते हुए बोली, बेटा अब तो नित्य ने सब कुछ क्लियर कर दिया ना? अपनी मॉम की बात स्नेहा ने अपने चेहरे पे झूठी स्माइल लाते हुए बोली, कोई बात नहीं मॉम, मैंने ही नित्य दी को गलत समझ लिया है। मुझे लगा वो साड़ मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए उन्होंने मेरे ड्रेस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन मैं फ्यूचर में नित्य दी की पसंद का पूरा ख्याल रखूंगी। स्नेहा की बात सुन राधिका जी उसके गाल पे हाथ रखते हुए बोली, मुझे यही उम्मीद है कि तुम दोनों बहनों की तरह रहो। नित्य स्नेहा की तरफ देख रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कैसे ऐसे लोग को ही भगवान इतने मासूम चेहरा दे देता है किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अभी के लिए नित्य के सामने एग्जाम्पल के तौर पे स्नेहा थी, जो कि अपने चेहरे पे मासूमियत लिए नित्य को नीचे गिराने की सोच रख रही थी। नित्य ने स्नेहा की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया, फिर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली, मॉम मुझे अब जाना होगा, लेट हो रहा है। ये बोल वो चली गई और अपने पीछे छोड़ गई स्नेहा को, जो कि गुस्से उसे ही घूरे जा रही थी, क्योंकि उसने सोचा था वो नित्य को अपनी मॉम के आंखों के सामने थोड़ा नीचे गिरा सकती है। स्नेहा अपने मन में बोली, भले आज मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकी, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इसी के साथ उसके होठों पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। इधर नित्य विला से निकल अपने कार में बैठ निकल जाती है। लगभग 1 घंटे बाद नित्य की कार एक बड़े से विला के पास आकर रुकती है। वो विला जंगल अंदर बीचों बीच बना हुआ था, यहाँ पे अनजान लोगों को आना साफ मना था। नित्य अपने कदम को विला के अंदर ले जाने के बेजह वो अपने कदम को विला के गार्डन से होते हुए विला के पीछे बढ़ा देती है। विला के पीछे आते आते ही कुछ गार्ड्स अपना सर झुका के नित्य को गीत करते हैं। नित्य भी उनकी तरफ देखते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी वहां पे राज और वीर आ जाते हैं। राज नित्य की देखते हुए बोला, बॉस पेशेंट के दोस्त ने हमें ईमेल भेजा है, उन्होंने ने वहां पे हमारे रहने खाने का पूरा ध्यान रखा है। उनकी बातों को सुन नित्य अपना सर जा में हिला देती है। फिर वो वीर की तरफ देखते हुए बोली, वीर मुझे पेशेंट की पूरी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। टू बी कंटिन्यूड। नित्य अपने कदम को विला के अंदर ले जाने के बेजह वो अपने कदम को विला के गार्डन से होते हुए विला के पीछे बढ़ा देती है। विला के पीछे आते आते ही कुछ गार्ड्स अपना सर झुका के नित्य को गीत करते हैं। नित्य भी उनकी तरफ देखते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी वहां पे राज और वीर आ जाते हैं। राज नित्य की देखते हुए बोला, बॉस पेशेंट के दोस्त ने हमें ईमेल भेजा है, उन्होंने ने वहां पे हमारे रहने खाने का पूरा ध्यान रखा है। उनकी बातों को सुन नित्य अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर वो वीर की तरफ देखते हुए बोली, वीर मुझे पेशेंट की पूरी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। अब आगे। वीर बोला, बॉस मैंने पेशेंट की रिपोर्ट आपको सेंड कर दी है। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। नित्य भी अपने प्राइवेट जेट में बैठ जाती है। थोड़े टाइम बाद उनका जेट उड़ान भरता है। नित्य अपनी सीट पे बैठ उस रिपोर्ट को पढ़ने लगती है जो कि वीर ने उसे ईमेल की थी। पेशेंट का नाम अक्षय सिंह है, उम्र अभी 24 साल थी। उसको हेड के एक हिस्से में गोली फंसी हुई थी। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर जल्द से जल्द उसकी सर्जरी नहीं हुई तो आने वाले 1 महीने में उसकी जान भी जा सकती है। नित्य अभी उसकी रिपोर्ट पढ़ ही थी कि तभी उसके फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन आता है।
नित्य अपना फ़ोन चेक करती है जिसपे किसी रजत नाम के इंसान का मैसेज आया था, बॉस किसी ने हमारे होटल की ज़मीन पे कैसे किया है कि हमने उस ज़मीन को इलीगल तरीके से खरीदा है। अब क्या करना है क्योंकि सामने वाले पार्टी ने हमें लीगल नोटिस भेजा है जिसमें हम 1 महीने का टाइम मिला है, या तो हम इस होटल को उनको दे दें या फिर इस ज़मीन को खाली कर दे। मैंने आपको वो नोटिस मेल कर दिया है। उसकी इस मैसेज को पढ़ के नित्य ने कोई जवाब नहीं सिवाय इतना कि पता करो कौन है वो, मेरे पेरिस से आने तक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि नित्य ने इस ज़मीन को डायरेक्ट ओनर से खरीदा है और अब कोई भी आके उस पर अपना क्लेम नहीं कर सकता है। उसका मैसेज पर रजत ने ओके में जवाब दे देता है। नित्य अपनी सीट पे हेडरेस्ट से सिर को टिका अपनी आंखों को बंद कर लेती है, तभी उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश चलने लगता है। अपनी पिछली जिंदगी में नित्य ने अक्षय के सर्जरी के लिए मना कर दिया था, जिसके कारण 1 महीने बाद ही अक्षय की मौत हो जाती है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसके कुछ हफ्तों बाद ही नित्य की मुलाकात नैना से होती है और फिर उसकी एक फ्रेंड्स भी होती है। नित्य के घर में किसी को नहीं पता था कि वो डॉक्टर नी है। नैना और नित्य की जब अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है तो नैना नित्य को एक लड़की मिलवाती है, उसका नाम रेवा होता है जो कि अक्षय को गर्लफ्रेंड होती है। नित्य के बॉन्ड नैना और रेवा के साथ बहुत अच्छा बने लगता है। उस वक्त नित्य को पता चलता है कि रेवा और अक्षय रिलेशनशिप में थे, लेकिन अक्षय की हेड के में जो गोली फंसी हुई थी उसका टाइम पे प्रॉपर सर्जरी ना होने के कारण से उसका डेथ हो जाता है। रेवा उसको भूलने के लिए ही नित्य और नैना के साथ होती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिस कारण नित्य और रेवा के 1 हफ्ते की फ्रेंडशिप के बाद ही रेवा 25 माले के बिल्डिंग के जंप करके सुसाइड कर लेती है। नित्य रेवा की मौत का खुद को जिम्मेदार मान लेती है। अगर वो उस वक्त उसकी सर्जरी कर देती और स्नेहा के पीछे नहीं उसके साथ वो सो कॉल्ड बहन वाला रिश्ता नहीं बनती तो आज रेवा और अक्षय अपनी लाइफ में खुश होते। इसी सोच के साथ नित्य ने मन बना लिया था कि इस बार एक कुछ भी ऐसा नहीं होने देगी। इस बार वो अक्षय को बचेगी और रेवा को उसकी खुशी देगी। नित्य को तभी राज की आवाज़ सुनाई देती है, बॉस हम पेरिस पहुंच गए हैं, चलिए नीचे गाड़ी रेडी है। उसकी बात सुन नित्य अपनी आंखों को खोल देती है और अपने चेहरे पे मास्क और कैप लगा के जट से नीचे आती है। तभी उसके सामने कुछ ब्लैक रोल रॉयल्स आके रुकती है। राज नित्य के कार का डोर ओपन करता है, नित्य बैक सीट पे बैठ जाती है। 1 घंटे के सफ़र के बाद उनकी होटल ब्लू डायमंड के लिए आगे रुकती है। राज जल्दी से बाहर आते हुए कार का डोर ओपन कर देता है। नित्य ने राज की तरफ देखते हुए बोली, मेरा रूम नंबर क्या है? उसका सवाल सुन राज ने जल्दी से आगे आते हुए बोला, बॉस हमारे लिए होटल का सबसे लग्जरी रूम बुक है, वो रूम इस होटल की टॉप फ्लोर पे है। उसके बाद दोनों वहां से सीधा लिफ्ट की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने रूम में होते हैं। नित्य रूम आते ही सबसे पहले शॉवर लेती है, उसके बाद सीधा बेड पे जाकर सो जाती है। क्योंकि कल दिन बहुत बड़ा था, उसको जो सर्जरी करना था उसके लिए उसको टेस्ट करना जरूरी था। अगले दिन के हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स इधर उधर कर रहे थे, क्योंकि अब तक सबको पता चल चुका था आज की सर्जरी डॉक्टर नहीं करने वाले हैं। इसलिए सब डॉक्टर एंट्रेंस पे खड़े उनके आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में वहां पे एक ब्लैक रोल रॉयल आकर रुकती है। वो कार मोक्ष थी जो कि उसने पर्सनली डॉक्टर नी को लेने के लिए भेजी थी। सबसे पहले कार से राज बाहर निकलता है। इस वक्त उसके चेहरे पे मास्क था जिसे उसकी ग्रीन आइज बस नजर आ रही थी। वो जल्दी से बैक सीट पे जाता है और वहां का दरवाजा खोलता है। सब लोग एक तक बस दरवाजे की तरफ देख रहे थे। सब लोग इस बात को जानने के उत्सुक थे आखिर डॉक्टर नी कौन है और वो कैसी दिखती है, उनकी आगे क्या होगी। ऐसे कई सवाल वहां खड़े इंसान में था, लेकिन लोग बस इंतजार करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जैसे सब लोगों ने अपने सामने कार से उतरते हुए इंसान को देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उन सभी के चेहरे पे शोक साफ नजर आ रहा था। कुछ लोग तो बार बार अपनी आंखों को मल रहे थे ये चेक करने के लिए कि वो अपने सामने जो नजर देख रहे हैं वो सच है या झूठ। मतलब अब उन्हें अपनी जिंदगी पे ही सवाल उठा रहे थे। उनकी आंखों के सामने एक 18 साल की लड़की चेहरे पे मास्क लगाए खड़ी थी। तभी एक डॉक्टर आगे आते हुए राज से बोला, सर क्या आप प्लीज अपनी बहन के साथ एक साइड हो सकते? एक्चुअली अभी हरे हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर नी आने वाली है, हम सब उनका स्वागत करने के लिए ही खड़े हैं। उनकी बात सुन राज एक नज़र नित्य को देखता है, फिर अपने मन में बोला, मेरी बॉस मेरी बहन बन गई कब? और फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, बेचारा डॉक्टर नी इसके आंखों के सामने खड़ी है और ये हमें ये से भेज रहा है। अफसोस ये लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं वो तो आ चुकी है, लेकिन इनसे नहीं मिलेगी। उसके बाद वो अपना सर हमें हिला देता है और नित्य को लेकर अंदर चला जाता है और ड्राइवर को पार्किंग एरिया में भेज देता है। अंदर जाते ही राज रिसेप्शन पे जाता है और रिसेप्शनिस्ट से सवाल करते हुए बोला, अक्षय सिंह का वार्ड नंबर क्या है?
उसका सवाल सुन नस बड़े ही पॉलिटी बोली, सर उनका वार्ड टॉप फ्लोर के वीवीआईपी वार्ड में है। उसकी बात सुन राज अपना सर हिला देता है, फिर नित्य को चलने के लिए कहता है। थोड़े टाइम में वो लोग टॉप फ्लोर पे थे। नित्य और राज जैसे ही लिफ्ट से बाहर आते हैं, नित्य की नज़र वहां पे खामोश बैठी लड़की पे चली जाती है, जिसे देख उसे खुशी हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके सामने बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि रेवा होती है, लेकिन जल्दी ही अपने इमोशन को छुपा लेती है। वहां और भी लोग मौजूद होते हैं जो कि नित्य के लिए अनजान थे। तभी किसी आहट सुन वो सभी लोग सामने की ओर देखते हैं। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 या 25 साल होगी, वो नित्य के आगे खड़े हो जाता है। उस लड़के की नित्य के हाइट से लंबी होती है, जिस कारण वो अपना सर ऊपर करके देखती है, जिसे उसकी घड़ी नीली आंखें किसी पानी की तरह साफ नजर आने लगी थी। वही उसके सामने वाले लड़के की आंखें जैसे ही उसके मास्क वाले चेहरे पे पड़ी तो उसकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई देने लगी थी, जैसे उसे कितना बड़ा खजाना मिल गया हो। टू बी कंटिन्यूड। तभी किसी आहट सुन वो सभी लोग सामने की ओर देखते हैं। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 या 25 साल होगी, वो नित्य के आगे खड़े हो जाता है। उस लड़के की नित्य के हाइट से लंबी होती है, जिस कारण वो अपना सर ऊपर करके देखती है, जिसे उसकी घड़ी नीली आंखें किसी पानी की तरह साफ नजर आने लगी थी। वही उसके सामने वाले लड़के की आंखें जैसे ही उसके मास्क वाले चेहरे पे पड़ी तो उसकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई देने लगी थी, जैसे उसे कितना बड़ा खजाना मिल गया हो। अब आगे नित्य के सामने इस वक्त मोक्ष खड़ा होता है। उसी के पीछे उसका असिस्टेंट मयंक होता है। मयंक जब नित्य को देखता है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकलता है और फोटो गैलरी में जाता है और एक फ़ोटो पे क्लिक करता है। वो एक बार उस फोटो को देखता है और एक बार नित्य को उसको यकीन हो जाता है कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है ये वही है जिसे उसके बॉस पिछले 1.5 साल से ढूंढ रहे हैं। सामने खड़ा मोक्ष के दिमाग में चल रहा था कि शायद वो यहाँ उसे मिलने आए हैं, क्योंकि वो उसकी मंगेतर जो थी। मोक्ष तो नित्य को उसकी आंखों से ही पहचान गया था। वो अभी कुछ नित्य से बोलता उससे पहले ही मयंक आगे आते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप हमें बता सकती है कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रही है? शायद आप गलती से गलत जगह आ गई है। नित्य अभी कुछ जवाब देती उसे पहले ही वार्ड का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आते हुए बोला, मिस्टर राठौर, जैसा कि आपने कहा था मिस्टर सिंह की सर्जरी की तैयारी हो चुकी, अब बस डॉक्टर नी का आने का इंतजार है, उसके बाद हम सर्जरी शुरू कर सकते हैं। उसकी बात सुन मयंक जल्दी से अपना फ़ोन निकाल नीचे डॉक्टरों के हेड को कॉल करता है और उनसे कुछ बातें करने के बाद कॉल कर देता है और मोक्ष की तरफ आते हुए बोला, बॉस डॉक्टर नी अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ही उसने अपनी बात को खत्म किया वैसे एक आवाज़ आई, किसने बोला? डॉक्टर नी भी आई। सब उस तरफ देखते हैं जहां एक हैंडसम लड़का आ रहा था। उसके हाथ में इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में पहने वाले यूनिफॉर्म था। वो उस कोट को नित्य के पास लाते हुए बोला, बॉस या आपका यूनिफॉर्म, फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोला, आप उधर जाके चेंज कर सकते हैं। वो लड़का राज था। जब नित्य और राज लिफ्ट से बाहर निकले तब राज जल्दी से जाके से हॉस्पिटल से ऑपरेशन थिएटर में पहने वाला कपड़े लेने चला गया था, इसलिए उस किसने ने उसे देखा नहीं था। राज का अक्सर ऐसा ही करता था, वो अपने हाथ से टी का ड्रेस लेने चला जाता था, क्योंकि उसके बॉस की एज और हाइट को देखकर पहले को उनका स्वागत करने आने वालों का रिएक्शन होता है, जिसे देख उन्हें उन लोगों ये सब समझना होता था, जो कि नित्य को पसंद नहीं था। नित्य का मानना था कि काबिलियत एज से नहीं मेहनत से परखनी चाहिए, इसलिए वो लोग नीचे डॉक्टर्स के स्वागत सेरेमनी को छोड़ ऊपर आ गए थे। वही राज की बात सुन और नित्य की हरकत सभी लोग शॉक हो गए थे। मोक्ष, मयंक और उस डॉक्टर को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। तभी मयंक जल्दी से होश में आते हुए बोला, ओ हेलो मिस्टर, ये आप क्या बोल रहे? उस लड़की को देख के ऐसा लगा था जैसे वो कोई 18 साल की होगी। इतनी सी उम्र है उसकी और तुम कह रहे हो कि वो डॉक्टर नी? बोलते बोलते उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि राज ने उसके सामने डॉक्टर नी की आईडी को कर दिया था, जिसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उस आईडी को देखने के बाद वहां पे मौजूद सभी लोगों के मुंह पे टैप लग चुका था। तभी नित्य चेंजिंग रूम से बाहर आती है। इस वक्त भी उसके चेहरे पे मास्क था। वो डॉक्टर के पास आते हुए बोली, मिस्टर गुप्ता, आई थिंक हमें सर्जरी को शुरू कर देने चाहिए। उसके बाद वो एक नज़र रेवा को देखती है, जो उसको ही आस भरी निगाहों से देख रही थी। मिस्टर गुप्ता, राज और नित्य के वहाँ कुछ स्टाफ को भी इस सर्जरी में असिस्ट करने के लिए सेलेक्ट किया गया था। मोक्ष वार्ड के बाहर खड़े थे और अंदर की तरफ देख रहा था, जहां पे नित्य डॉक्टर से कुछ डिस्कस कर रही थी। उसकी नीली आंखें साफ थी, उनमें कॉन्फिडेंस था। उसके आसपास से निकलता ऑरा ऐसा लग रहा जैसे कि सब कुछ उसके हाथ में है। मोक्ष के चेहरे पे अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वही मयंक रेवा के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला,
छोटी तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। और देख अब तो डॉक्टर नी भी आ गई है, ना तुझे पता है ना डॉक्टर नी को लोग एक मैजिकल डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। उसकी बात सुन रेवा अपनी सुनी आंखों से उसकी तरफ देख रही जैसे कह रही हो क्या डॉक्टर नी सच में मेरे अक्षय को ठीक कर देगी? उसको कुछ होगा तो नहीं ना? उसके आंखों में देख रहे सवाल को समझ मयंक ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया था। उसे रेवा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। जब से अक्षय की ये हालत हुई है तब से रेवा ने बोलना बंद कर दिया था। उसके आवाज को सुने मयंक को 3 दिन से ऊपर हो गया था। अब तक सभी डॉक्टर की टीम भी वहां पे आ चुकी थी। वो लोग पिछले 2 घंटे से उस जगह पे खड़े डॉक्टर नी के आने का इंतजार कर रहे थे। एक डॉक्टर आगे आते हुए बोला, मिस्टर राठौर, मुझे लगता है आपको इन बार डॉक्टर नी के असिस्टेंट से कांटेक्ट करना चाहिए। हम लोग कब से उनका आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन अभी तक उनके आने की खबर नहीं मिली है हमें। उनकी बातों को सुन एक और डॉक्टर कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नज़र टी के ऊपर जल रही उस रेड लाइट पे जाती है जिसे देख वो हैरान होते हुए बोला, मिस्टर राठौर, डॉक्टर नी तो आए नहीं, फिर ये सर्जरी कौन कर रहा है? आपको पता है ना पेशेंट की हालत कितनी क्रिटिकल है, इस केस की सक्सेस रेट बहुत कम है, इसलिए प्लीज अंदर जो भी उसको बोलिए कि अभी के अभी सर्जरी को रोक दे क्योंकि ये सर्जरी उस पेशेंट के लिए खतरा बन जाएगा। एक गलत मूव उस पेशेंट। डॉक्टर अभी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मोक्ष ने अपनी कर्कश आवाज में अक्षय की सर्जरी डॉक्टर नी कर रही है। ये आवाज मयंक थी जब उसने देखा कि कैसे सभी डॉक्टर एक एक करके अक्षय के ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन को बात है वैसे वैसे रेवा की हालत बिगड़ रही थी जिस कारण उसे डॉक्टर पे गुस्सा आने लगा था। वही जब सभी डॉक्टर ने उसकी बात सुन तो सब लोग हैरान हो गया थे क्योंकि किसने ने भी डॉक्टर नी को ऊपर आते हुए नहीं देखा था, इसलिए सभी डॉक्टर एक साथ ऑपरेशन थिएटर के डोर से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर नी कौन है। सबके चेहरे पे सर्जिकल मास्क लगा हुआ था और वहां पे बस एक लाइट चल रही थी जो कि ऑपरेशन बेड के आसपास रोशनी कर रही थी। टू बी कंटिन्यूड। वही जब सभी डॉक्टर ने उसकी बात सुन तो सब लोग हैरान हो गया थे क्योंकि किसने ने भी डॉक्टर नी को ऊपर आते हुए नहीं देखा था, इसलिए सभी डॉक्टर एक साथ ऑपरेशन थिएटर के डोर से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर नी कौन है। सबके चेहरे पे सर्जिकल मास्क लगा हुआ था और वहां पे बस एक लाइट चल रही थी जो कि ऑपरेशन बेड के आसपास रोशनी कर रही थी। अब आगे अंदर सभी डॉक्टर्स अक्षय के हेल्थ पे नज़र रख थे। कोई भी अपने अपने काम में किसी भी तरीके से गलती नहीं करना चाहता है क्योंकि उनकी एक गलती उनके करियर के साथ साथ उनकी जिंदगी को तबाह करने की ताकत रखता है। क्योंकि मोक्ष ने सभी डॉक्टर्स को धमकी दी हुई थी। नित्य इस वक्त इस सर्जरी को परफॉर्म कर रही, वही उसके बगल में राज खड़ा था जो कि उसको असिस्ट कर रहा था। बाहर खड़े डॉक्टर्स की टीम ने जब देखा कि एक छोटी लड़की इस सर्जरी को कर रही है तो सबके पैरों से जमीन खिसका गई थी। वही उन डॉक्टर्स की टीम में एक फीमेल डॉक्टर ने अंदर की तरफ देखते हुए बोली, सर इस लड़की को देखकर ऐसा लगता जैसे कि वो 18 या 19 साल की होगी। वो इतनी कम उम्र में ऐसी सर्जरी को परफॉर्म कैसे कर सकती है? उसकी बात सुन अब सभी डॉक्टर्स की नज़र इस लड़की पे गई जो को पूरी फोकस के साथ सर्जरी कर रही थी। अचानक ही ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के वेंटिलेटर से बीप बीप की आवाज़ आने लगी। इस आवाज़ को सुनते सभी को जल्दी से अक्षय के आपस खड़े होकर उसको चेक करने लगे। तभी उस रूम नित्य की कर्कश मगर कोल्ड वॉइस सुनाई दी, पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है। ये सुनते ही राज जल्दी से अक्षय को ब्लड चढ़ा देता है। नित्य फिर एक बार सर्जरी में बसी हो जाती है। वो सर्जरी लगभग 5 घंटे तक बिना रुके चलता रहा। थोड़े ही टाइम बाद ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन हुआ और नित्य अपने चेहरे से सर्जिकल मास्क निकलते हुए बाहर आए। उसके चेहरे पे इस वक्त थकावट साफ नजर आ रही थी लेकिन उसने उसको अपनी बॉडी पे हैवी नहीं होने दिया। उसके बाहर आते ही सब डॉक्टर उसके पास आए। कुछ डॉक्टर टी से नित्य के पीछे पीछे बाहर आए। नित्य मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, अब वो खतरे से बाहर है। उनकी बात सुन रेवा जो अब किसी घूम-शूम बच्चे की तरह बैठे हुए एक तक बस उसो टी के ऊपर के रेड लाइट को देख रही थी, वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े होते हुए नित्य के गले लग जाती है। सभी लोग ये देख हैरान थे क्योंकि ये सीन कभी भी किसी भी डॉक्टर के साथ शायद ही होता है। रेवा नित्य को टाइट हग करते हुए बोली, थैंक यू डॉक्टर नी, आपने मेरे अक्षय को बचा लिया। अगर उसे कुछ होता तो शायद मैं जी नहीं पाती। थैंक यू सो मच। अगर फ्यूचर में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कांटेक्ट कर सकती है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नित्य रेवा की पीठ पे हाथ फेरते हुए उसको शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, आपको मुझे थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और अगर हम किसी का केस अपने हाथ में लेते हैं तो ये हमारा फ़र्ज है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें उस इंसान की ज़िंदगी को बचाने में।
उसके बाद वो रेवा को खुद से अलग करती है। मोक्ष जल्दी से रेवा को पीछे खींच लेता है, जिसे सब थोड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही अजीब था। मोक्ष सबकी नज़रों को इग्नोर करते हुए बोला, डॉक्टर ने अक्षय को होश कब तक आएगा? उसकी बात सुन नित्य ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखिए मिस्टर, ये एक हेड सर्जरी था, उन्हें लगभग 3 से 4 दिन में होश आ जाएगा क्योंकि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही है। मैंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है उस मेडिसिन से उन्हें 48 हॉर्स में होश आ जाएगा। लेकिन आप लोग को एक बात याद रखना होगा कि उन्हें किसी भी तरीका टेंशन और अपने सर में ज़्यादा जोर नहीं देने हैं और जितना हो सके उन्हें सोना होगा ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। उनकी बात सुन सब लोग बस अपना सर हिला देते हैं। उसके बाद नित्य वहां से जाने को होती है कि तभी मोक्ष मयंक को कुछ इशारा करता है, जिसे समझ वो आगे आते हुए एक ब्लैक चेक बढ़ते हुए बोला, डॉक्टर ने ये हमारी तरफ से आपकी फीस, आपको जो भी अमाउंट चाहिए इसमें आप फील कर सकती है। आपको फ्यूचर में जब भी हमारी मदद चाहिए होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकती है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। उनकी बात सुन और उस ब्लैक चेक को देख वहां मौजूद सभी डॉक्टर के चेहरे एक जलन दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहां पे ऐसे बहुत से डॉक्टर्स थे जो कि हमेशा से मोक्ष राठौर का फेवर जीतना चाहते थे, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस छोटी सी लड़की ने ये कर दिखाया है। नित्य ने मयंक को तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू फॉर दिस, लेकिन मैं इससे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, नहीं डॉक्टर ने, आपने जिसकी जान बचाई है वो इस ब्लैक चेक से भी ज़्यादा कीमती है हमारे लिए, इसलिए आपको इससे एक्सेप्ट करना ही होगा। नित्य भी अब उन्हें ज़्यादा माना नहीं करती है और उस चेक को लेकर राज की तरफ दे देती है और वहां से जाने लगती है। तभी एक डॉक्टर जल्दी से भागते हुए आता है और डॉक्टर नी के सामने घुटने के बल बैठे हुए बोला, डॉक्टर नी प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दीजिए प्लीज़। डॉक्टर नी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, लेकिन वो अभी उसका पैर को छू भी पता उससे पहले ही 2 हाथ उसको पीछे खींच लेते हैं। ये दोनों कोई और बल्कि राज और मोक्ष थे। राज उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, ओ अच्छा, तो अब आपको माफ़ी चाहिए, किस लिए माफ़ी चाहिए आपको? हाँ, आज आपने जो किया है ना, उससे उस पेशेंट की जान जा सकती थी ब्लड की कमी की वजह से। अगर उस वक्त डॉक्टर नी ने उस टाइम पे चेक नहीं किया होता तो आपको पता है आपकी उस पेशेंट की जान जा सकती है। आप जैसे लापरवाह डॉक्टर की इस फील्ड में कोई जगह नहीं है। जो इंसान सर्जरी के वक्त किसी और ख्याल में खोया हो उसको डॉक्टर बनने और कहलाने कोई हक नहीं है। आज से आपको इस फील्ड से बैन किया जाता है। उसके बाद वो नित्य के साथ वहां से जाने लगता है। उसके पीछे पीछे मोक्ष भी मयंक को कुछ इशारा करके वहां से निकल जाता है। लिफ्ट में राज और नित्य खड़े होते हैं। राज लिफ्ट में पहुंच सीधा ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। अभी लिफ्ट बंद होती उससे पहले एक चमचमाता जूता लिफ्ट के डोर के बीच में आते ही दूर को बंद होने से रोक लेता है। नित्य और सामने की तरफ देखते हैं जहां पे मोक्ष खड़ा था। मोक्ष लिफ्ट में आता है और एक घूरती हुई नज़र से राज को देखता है, जैसे वो नित्य का असिस्टेंट ना होकर मोक्ष का सौतन हो। टू बी कंटिन्यूड। लिफ्ट में राज और नित्य खड़े होते हैं। राज लिफ्ट में पहुंच सीधा ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। अभी लिफ्ट बंद होती उससे पहले एक चमचमाता जूता लिफ्ट के डोर के बीच में आते ही दूर को बंद होने से रोक लेता है। नित्य और सामने की तरफ देखते हैं जहां पे मोक्ष खड़ा था। मोक्ष लिफ्ट में आता है और एक घूरती हुई नज़र से राज को देखता है, जैसे वो नित्य का असिस्टेंट न होकर मोक्ष का सौतन हो। अब आगे लिफ्ट में मोक्ष अपनी घड़ी में देखता है जहां पे इस वक्त 7:30 हो रहा था। उसके बाद वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर ने, आप कब से ऑपरेशन में बिजी थी? पक्का आपने ने तब से लेकर अभी तक कुछ खाया भी नहीं होगा, तो क्यों ना आप मेरे साथ डिनर पे चले? उसकी बात सुन नित्य एक नज़र अपनी घड़ी की तरफ देखती है। उसको मोक्ष की बातें सही लग रही थी, इसलिए वो अपना सर हाँ में हिला देती है। वही हामी को सुन मोक्ष के चेहरे पे ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने जंग जीत लिया हो। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। अचानक ही मोक्ष का फोन रिंग करता है। वो अपना फोन चेक करता है जिस पे कॉलर आईडी अननोन नंबर आ रहा था। हालांकि मोक्ष इस नंबर को पहचान गया था, इसलिए उसने एक नज़र नित्य को देखा, फिर फोन कट कर दिया। लेकिन सामने वाला इंसान भी बार बार फोन किए जा रहा, जिसे वो फ्रस्ट्रेट ही गया था, इसलिए उसने ना आप देखा ना ताव सीधा उस नंबर को ब्लॉक कर सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। अब तक वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे आ चुकी थी। नित्य मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, हम फिर कभी बैठ के साथ में डिनर मार सकते हैं, अभी शायद आपको कुछ जरूरी काम होगा। नित्य ये सब उसके लगातार फोन बजने की वजह से बोल रही थी। उसे लगा कि मोक्ष शायद अपना कोई जरूरी काम होगा, इसलिए उसका फोन बज रहा है। वही उसकी बात सुन मोक्ष को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर जल्दी ही खुद के इमोशन पे काबू रखते हुए बोला, डॉक्टर ने, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रात फ्री हूँ। अब तक वहाँ पे मयंक भी आ चुका था। वो भी जल्दी से आगे आते हुए बोला, डॉक्टर नी, बॉस बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है। अब नित्य की उनकी बात मानने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि अब तक वो समझ चुकी थी कि मोक्ष उसके साथ बिना डिनर लिए जाने नहीं देगा।
इसलिए नित्य अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद लोग कार में बैठ जाते हैं। राज और मयंक आगे वाली सीट पे बैठ जाते हैं, वही मोक्ष और नित्य बैक सीट पे बैठ जाते हैं। उसके बाद वहां से उनकी कार रेस्टोरेंट के लिए निकला जाती है। मोक्ष तो खुश था अपनी सपनों की रानी के साथ डिनर करने के लिए। इस वक्त ये पहली बार था जब उसके चेहरे पे बिना वजह की मुस्कान थी, जो कि आगे बैठा मयंक नोटिस कर रहा था। उसने अपने मन में बोला, वाह बॉस तो स्माइल करते हुए और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। फिर रियर व्यू मिरर से एक नज़र नित्य की तरफ देखते हुए मन में बोला, लेडी बॉस तो मेरे लिए बहुत लकी है, उनके आने से आज मैंने पहली बार सर को नॉर्मल लोगों की तरह मुस्कुराते हुए देखा है, वरना हमेशा शैतान वाली के लोगों की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। नित्य अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बैठे कुछ ईमेल का जवाब दे रही थी, वही राज आगे बैठा झपकी ले रहा था। बेचारा नित्य के साथ रहते हुए कभी भी ठीक से आराम नहीं कर पाता है। जहां सब लोग अपने अपने सोच में घूम थे, या फिर कुछ लोग काम में डूबे हुए थे, या फिर नींद में सपने देख रहे थे, वही कोई था जो कि गुस्से से लाल पीला नीला हो रहा था। ये कोई नहीं, स्नेहा थी। स्नेहा इस वक्त अपने कमरे में पिछले इन घंटे से तोड़फोड़ मचा रही थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका कमरा साउंड प्रूफ था। स्नेहा अपने कमरे में बैठी अपने फ़ोन से किसी को कॉल रही थी, लेकिन सामने से एक आवाज़ आ रही थी, आपको सामने वाले इंसान ने ब्लॉक किया है। इस आवाज़ को एक बार और सुन स्नेहा का पारा हाई हो गया था। उसने सामने वाले वॉल पे अपना फ़ोन पटक दिया है, जिससे कि उसके दो हिस्से हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए बोली, हाउ डरे यू मोक्ष, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नंबर ब्लॉक करने की। स्नेहा ये सब अपने सामने वॉल पे लगी मोक्ष की तस्वीर को देखते हुए बोल रही थी। फिर कुछ सोचकर बोली, नहीं नहीं मोक्ष, मैं तुम्हें उस नित्य का कभी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ? हाँ, अगर तुम्हारी सगाई उस नित्य से तय हो गई है, लेकिन मैं उस सगाई को कभी होने नहीं दूंगी। मैं नित्य को कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आने दूंगी। वैसे भी तुम्हारी शादी अगर किसी से होगी तो वो स्नेहा सिंघानिया होगी, ना कि नित्य सिंघानिया। पहले तो मैं उस नित्य को फिर से उसको मैं वापस वही भेज दूंगी जहां से वो आई है। उसके बाद में बनूंगी मिसेस स्नेहा मोक्ष सिंघानिया। उसके बाद तुम्हारी हर एक चीज पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। ये बोल वो पागलों की तरह हंसने लगती है। इस वक्त स्नेहा किसी साइको के काम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में मोक्ष के लिए जहां पागलपन था, तो वही नित्य के लिए गलत इरादे। दूसरी तरफ पेरिस में नित्य, मोक्ष, राज और मयंक एक होटल के प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे। हालांकि मोक्ष कुछ खास अच्छे मूड में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको नित्य के साथ अकेले डिनर करना था, और यह पे इस वक्त उसके सामने दो नमूने बच्चे हुए थे। सब लोग अभी अपना डिनर कर रहे थे कि तभी मयंक ने नित्य की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर नी, क्या मैं आपका असली नाम जान सकता हूँ? उसकी बात सुन नित्य बिना किसी एक्सप्रेशन एक नज़र मयंक को देखती है, जो उसको ही चमकती आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों नित्य को बहुत ज्यादा ही मासूमियत नजर आ रही थी, इसलिए उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, मेरा नाम नित्य है। ओह अच्छा, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। तभी उसको पाने ऊपर किसी जानलेवा नज़र महसूस हो रही थी, तो उसने अपना सर नित्य के बगल में घुमाई, जहाँ पे एक राक्षस उसको ही घूर के देख रहा था। वही मोक्ष की घूरती हुई नज़र को देख मयंक को ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो कि तुम्हारी लड़ी बॉस है वो, इसलिए काम बोलो। वही उसकी नज़र का मतलब समझ के मयंक अपने मन में बोला, थर की बॉस कहीं कि अभी सुबह ही इन्होंने ने बोला कि मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, और अब मुझे घूर तो ऐसे रहे कि जैसे कि मैं इनकी बीवी पे लाइन मार रहा हूँ। अरे ये इतनी ब्यूटीफुल है, ऊपर से इनकी नीली आंखें, हाय में मर जावान। पता नहीं मेरे बॉस की क्या परेशानी है, मुझे तो लगता है इनके दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। सुबह बोलते हैं ये तुम्हारी लेडी बॉस नहीं है, इसके बाद पता नहीं किसके ख्याल में खोए हुए थे। वही राज भी अब ये सब चीज़ नोटिस कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। राज को ऐसा लग रहा था जैसे मयंक का नित्य से बात करना मोक्ष को पसंद नहीं आ रहा था। फिर इन लोगों की आंखों ही आंखों में इशारा करते देख उसको ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर मोक्ष राठौर गए हैं और उनका अफेयर उनकी इस असिस्टेंट के साथ चल रहा है। राज नित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस अब हम चलना चाहिए, हमें आज ही मुंबई जाना होगा। उसके बाद सुन मोक्ष के हाथ हवा में रुक गए और वो नित्य की तरफ देखने लगा। टू बी कंटिन्यूड। वही राज भी अब ये सब चीज़ नोटिस कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। राज को ऐसा लग रहा था जैसे मयंक का नित्य से बात करना मोक्ष को पसंद नहीं आ रहा था। फिर इन लोगों की आंखों ही आंखों में इशारा करते देख उसको ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर मोक्ष राठौर गए हैं और उनका अफेयर उनकी इस असिस्टेंट के साथ चल रहा है। राज नित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस अब हम चलना चाहिए, हमें आज ही मुंबई जाना होगा। उसके बाद सुन मोक्ष के हाथ हवा में रुक गए और वो नित्य की तरफ देखने लगा। अब आगे नित्य ने उसकी बात सुन अपना हाँ में हिला देती है।
उसके बाद मोक्ष तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर राठौर अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुन मोक्ष ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, मिस नित्य, हम लगता है आपको कुछ दिन तक पेरिस में रहना चाहिए, क्योंकि अभी आपने अक्षय का सर्जरी किया। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई तो उसके लिए आपको यहाँ रहना जरूरी है। लेकिन अगर आप जाना चाहती है तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। उसकी बात नित्य को सही लगती है, इसलिए वो अपने फ़ोन में QR कोड उसको स्कैन करने लिए दे देती है। अब ब्लैक चेक लिया है तो उसका भी कुछ फर्ज बनता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही मोक्ष मयंक की तरफ बिना देखे अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, अक्षय की फैमिली को सर्जरी के बारे में इन्फॉर्म कर दो और यहाँ का जो भी काम है उसकी जल्दी से जल्दी मुझे रिपोर्ट करो। मुझे जल्द से जल्द इंडिया जाना है। उसकी बात सुन मयंक ने चौंकते हुए कहा, बॉस, लेकिन आप तो अगले हफ्ते इंडिया जाने वाले थे, तो फिर अचानक से इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? उसकी बात सुन मोक्ष ने उसको घूरते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब करने लगे हो? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें पेरिस से सीधा अफ्रीका शिफ्ट कर दूं, रोशन के पास? उसने मुझे बोला था कि उसे तुम्हारी बहुत याद आ रहा। क्या बोलते हो तुम? रोशन नाम सुनते ही मयंक की आंखों के सामने एक लड़की की इमेज आ जाती है, जो कभी उसको उसके टाई को पकड़ अपने पास खींचती तो कभी उसके किस करने कोशिश करती। ये सीन याद आते ही मयंक जल्दी से बोला, नहीं बॉस, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे नहीं जाना उसके पास। वो हमेशा मेरी इज्जत पे घात लगाए बैठे रहती है। प्लीज बॉस, क्या आप चाहते कि आपके इस प्यारे से असिस्टेंट की इज्जत लूट जाए? बॉस, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। प्लीज बॉस, मुझे उसके पास मत भेजना। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, पर प्लीज। उसकी नौटंकी देख अब मोक्ष का दिल कर रहा था कि वो अपने इस असिस्टेंट को यहीं पे शूट कर दे। मोक्ष ने इस बार इरिटेट होते हुए बोला, अगर अब तुमने एक शब्द और निकाला तो मैं यहीं से रोशन के पास पार्सल कर दूंगा। उसकी धमकी सुन मयंक चुप हो जाता है और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ करता है। उसके आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लगे थे। उसका चेहरा लाल हो गया। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे अगर मोक्ष उसको अगर अभी चुप नहीं करवाता तो शायद वो बहुत रोता। मोक्ष ने अब उसको कुछ नहीं कहा और सीधा कार की तरफ बढ़ गया। मयंक भी जल्दी से कार का डोर ओपन कर देता है, उसके बाद खुद भी ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाता है। उसको इस वक्त अच्छा लग रहा था। उसको रोशन नाम की लड़की से बहुत डर लगता था, क्योंकि वो लड़की हमेशा ही मयंक के आगे पीछे घूमती थी, उसको परेशान करती थी। कितनी बार तो उसने उसको जबरदस्ती किस भी कर लिए है। रोशन मोक्ष की कॉसन सिस्टर है, वो मोक्ष के लंदन वाली कंपनी को संभाला करती है। उसके बारे में हम आगे स्टोरी में जानेंगे। दूसरी तरफ नित्य कार में अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रही थी। वही राज नित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आपको क्या लगता है? नित्य उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब बॉस, मुझे लगता है मिस्टर राठौर को अपने असिस्टेंट में इंटरेस्ट है। आपको क्या लगता है मुझे वो क्या लग रहे हैं? आपने देखा नहीं वो और उनका असिस्टेंट कैसे एक दूसरे से इशारे इशारे में बात कर रहे थे? अफवाह है कि मिस्टर राठौर ने आज तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया है, और ये ही जब कोई न्यूज उनसे रिलेटेड आती है तो उनसे उनकी मंगेतर के बारे में बात करते हैं तो वो उस टॉपिक की पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। ये ही नहीं, एक बार तो उन्होंने भरी कॉन्फ्रेंस रूम में ये बोला था कि उन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। उसको बात सुन नित्य ने घूर के राज को देखती है, जैसे कह रही हो तुम्हें बहुत दिलचस्पी आने लगी है लोगों की जिंदगी की आंटी बने में। वही उसकी ऐसी नज़र का मतलब समझ राज अपनी बतीशी दिखा देता है। तभी नित्य के फ़ोन बजता है जिसपे इस वीर नाम फ्लैश हो रहा था। नित्य अपने फ़ोन को पिक करती है तो दूसरी तरफ से वीर की आवाज़ आती है, बॉस, मैं उस इंसान के बारे में पता किया है जिसने हमारी होटल वाले ज़मीन पे कैसे किया है। वीर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, बॉस, वो आदमी का नाम ललन ठाकुर है, एक नंबर का कमीना इंसान है बॉस। वो ललन लोगों की प्रॉपर्टी का फेक पेपर्स को रेडी करता है और उन्हें ओनर के पास से ओरिजिनल प्रॉपर्टी और लैंड के पेपर्स या तो चोरी करवा लेता है या फिर किसी न किसी इंसान के जरिए रियल ओनर को ब्लैकमेल करा है। और अब उस इंसान की नज़र हमारे होटल की ज़मीन पे पड़ी है। बॉस, एक बार ऑर्डर दीजिए, साल को उसके ही प्लान का मजा चखा देंगे। उसकी बात सुन नित्य ने अपने फोरहेड पे अपने उंगली को मसलने लगी। उसकी इस हरकत को देख राज के चेहरे पे एक मिस्टीरियस मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया कि नित्य उस इंसान को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। नित्य वीर को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, जिसे सुन राज और वीर की आंखों में एक चमक आ जाती है। नित्य बोली, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा हो जाना चाहिए। ये इस बॉस बोल के वीर फोन कट कर देता है। थोड़े ही टाइम में नित्य और राज इंडिया के लिए अपने फ्लाइट में होते हैं। नित्य अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल थी, जिसका मतलब तो सिर्फ उसी पता था। उसके बाद
वो अपनी को खोल देती है और अपने लैपटॉप पे कुछ करने लगती है। दूसरी तरफ बेदी परिवार में इस वक्त एक अलग ही टेंशन का माहौल था, क्योंकि नित्य के जाते ही बेदी परिवार का बड़ा बेटा वापस आ चुका था जिसका नाम सत्यम था। सत्यम अपने मॉम और डैड की तरफ देखते हुए बोला, डैड आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, माना कि नित्य आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे अपनी बहन माना था, उसको हमेशा से प्यार किया था, और आप लोगों ने उसको उसकी बायोलॉजिकल फैमिली के क्यों भेज दिया? ये आप लोगों ने सही नहीं किया है। तभी शिवानी सत्यम के पास आते हुए बोली, भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी सागी बहन हूँ और आपको नित्य की फिक्र है क्यों? क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है कि मैं आपके सामने हूँ? उसकी बात सुन सलोनी जी ने घूर के सत्यम को देखते हुए बोली, सत्यम, नित्य का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और तुम कैसे अपनी बहन को रुला सकते हो? देखो, तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू है। वो इतने साल से उस गांव में रही, ना जाने उसने कितना चीज सहा होगा, और तुम्हें उस नित्य की फिक्र है। उनकी बात सुन सत्यम एक नज़र शिवानी को देखता है। उसको शिवानी अपनी बहन को नित्य की जगह नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी नज़र में शिवानी एक दो मुंह वाली सांप है। उसने देखा है कैसे वो हमेशा नित्य को परेशान करती थी, उसके बाद खुद को मासूम दिखाया करती थी, इसलिए उसे शिवानी से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। उसकी नज़र उसकी बहन सिर्फ नित्य ही थी, जो कि एक साफ दिल और प्यारी है, जो खुद से पहले लोगों के बारे में सोचा करती है। अपनी माँ की बात सुन सत्यम गुस्से से घर से निकलते हुए बोला, मेरे लिए नित्य ही मेरी बहन है, और रही बात शिवानी की, तो मैं कभी भी उसे अपनी बहन नहीं मानूंगा। उसकी आंखें नम थी, क्योंकि वो अपनी बहन को इस घर से जाने से बहुत ज्यादा दुख हुआ था, इसलिए अब उसको ये घर काटने को दौड़ रहा है। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे। सत्यम को जाते देख शिवानी, जिसकी आंखों में अब तक आंसू थे, अब वहां पे गुस्सा दिख रहा था। उसको ऐसा लग रहा जैसे नित्य अगर अभी उसके सामने होती तो वो उसको जिंदा दफन कर देती, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती थी। अगले दिन नित्य की फ्लाइट उसके प्राइवेट विला में लैंड होती है। नित्य फ्लाइट से उतर जाती है, रास्ते में उस वीर मिल जाता है। वीर नित्य की देखते हुए बोला, बॉस, जैसा कि आपने कहा था, हमने उस प्लान पे काम शुरू कर दिया है। कोर्ट की हियरिंग वाले दिन तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसकी बात सुन नित्य अपना सर हिला देती है और सीधा विला के अंदर चली जाती है। नित्य ने इस विला को 1 महीने पहले ही खरीदा था, क्योंकि उसको बेदी मैंशन में शिवानी के कारण उसको बहुत परेशानी होने लगी थी, क्योंकि वो उससे हर वक्त कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उसको परेशान किया करती थी। उसके बाद फिर खुद ही मासूम बनके के सारा इल्जाम नित्य पे लगा दिया करती। इसलिए नित्य उसे तंग आकर ये विला खरीद लेती है, जो कि मुंबई से बाहर लोकेट करता है। नित्य जैसे ही अपने कमरे कदम रखती है, तभी उसको किसी का फोन आता है। जब नित्य की नज़र कॉलर आईडी पे जाता है, जहां पे सत्यम भाई नाम शो हो रहा था, जिसे देख एक पल के लिए तो नित्य रुक जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो फोन उठा लेती है। दूसरी तरफ से सत्यम जल्दी से बोला, किट्टू तू कहाँ है? मुझे तुझे मिलना है। उसकी आवाज में डेस्परेशन साफ सुनाई दे रहा था। उसकी बात सुन नित्य बोली, भाई रिलैक्स, क्या हुआ? आप इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? नित्य को अपने लिए परेशान देख सत्यम के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सत्यम मुस्कुराते हुए बोला, किट्टू, मुझे बस तुम्हें देखना है, मैं तुम्हें बहुत नाराज हूँ। सत्यम की बात सुन नित्य ने बस ठीक है में जवाब दिया है। बेदी परिवार में सिर्फ उसके दादाजी और सत्यम ही शिवानी के आने बाद भी नित्य को अपनी पोती और बहन मानता था। नित्य को आज भी याद था, बचपन में नित्य की हेल्थ ज्यादा टाइम खराब हुआ करती थी, जिस कारण सत्यम हमेशा उसके पास होता था। एक तरह से नित्य के लिए सत्यम उसके भाई कम उसके माँ और पापा ज्यादा था। सलोनी बेदी और महेश बेदी हमेशा ही बिजनेस ट्रिप होते थे, या अगर घर पे होते तो भी वो हमेशा ही सत्यम पे ज्यादा देते और नित्य से दूर रहते थे। नित्य को कभी समझ नहीं आता था आखिर उसके माँ और पापा उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। वही सत्यम, जो कि नित्य से सिर्फ ढेर साल बड़ा था, उसको भी ये चीज नजर आती थी, इसलिए वो हमेशा ही नित्य को अपने पास ही रखता, उसके साथ बातें करते, उसको लाड प्यार करता, जिसे उसके माँ और पापा की कमी न महसूस हो। लेकिन उसको क्या पता था, जिस बहन को वो इतने लाड प्यार से पाल रहा था, वो उसकी सगी बहन नहीं थी। सत्यम के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो अपनी दोनों बहनों को बराबर का प्यार देगा। लेकिन जब उसने शिवानी का बिहेवियर नित्य के लिए देखा कि कैसे शिवानी सबके सामने भोली और मासूम बनती है और पीठ पीछे नित्य को परेशान करती है, जिसे उसको बहुत दुख हुआ था। इसलिए इसे शिवानी से नफरत हो गई थी। नित्य अभी अपनी सोच में घूम थी कि तभी उसके फोन मैसेज का रिंगटोन सुनाई दिया। नित्य ने मैसेज चेक तो मैसेज सत्यम की तरफ से था, जिसमें बस होटल ब्लू मून लिखा हुआ और टाइम 4 बजे का था, जिसे देख नित्य बस ओके में जवाब दे दिया। दूसरी तरफ स्नेहा ने अब तक अपने लिए माया फोन ले लिए था। उसने जल्दी से उसमें अपने पुराने सिम को इंसर्ट किया और एक नंबर पे डायल किया।
नंबर करते ही कुछ ही समय में दूसरी साइड से किसी ने फोन पिक किया और एक आवाज स्नेहा के कान में पड़ी, हेलो ब्यूटीफुल, आज तुम्हें अपनी इस बेस्ट फ्रेंड की याद जैसे आ गई। उसकी बात सुन स्नेहा जोर जोर से रोने लगी। दूसरी साइड वाले इंसान ने जब स्नेहा को रोते हुए सुना तो उसने जल्दी से टेंशन में आते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल, तुम रो क्यों रही हो? देखो चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। देखो स्नेहा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे बातों क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? सामने वाले इंसान को बात सुन स्नेहा ने रोते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसकी बात वो लड़का औक में जवाब देता है। उसका जवाब सुन स्नेहा जल्दी से अपना फोन रख देती है और अपने चेहरे पे आए मगरमच्छ के आंसू को पोंछ लेती है। अब उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। दूसरी तरफ पेरिस में मोक्ष अपने केबिन में बैठ काम कर रहा था, तभी उसके केबिन पे नॉक होता है। मोक्ष बिना लैपटॉप से नजर हटाए अंदर आने की परमिशन दे देता है। उसके इतना बोलते हुए एक लड़की इस वक्त एक वाइट शर्ट और उसके नीचे घुटने के ऊपर तक की स्कर्ट पहनी हुए अंदर आई। उसके शर्ट के ऊपर ले 2 बटन खुले हुए थे। चेहरे पे मेकअप नहीं मेकअप कहना गलत होगा, पूरा एशियन पेंट का दबा हुआ लगा के अंदर आई। उसकी लस्ट भरी नजर मोक्ष पे ही टिकी हुई थी। उसने अपने सर को घुमा के सोफे की तरफ देखा जहां वो उस वक्त मयंक बैठा हुआ था। वो भी अपने काम में बिजी था। इसके आंखों के नीचे डाल सकल नजर आ रहा था, जैसे वो कल रात सोया ही ना हो। मोक्ष की नजर अब तक सामने की ओर नहीं गई थी। वो लड़की बड़े ही अदा से चलते हुए मोक्ष के सामने आके खड़ी हो जाती है। वही मयंक तो कब से अपनी चोर नजर से कभी अपने बॉस को देखता तो कभी उस लड़की को देखता, उसके बाद अपने काम करने लगता है, लेकिन उसकी चोर नजर अभी भी उस तरफ थी। वही मोक्ष जो कब से किसी के कब बोलने का इंतजार कर रहा था, जब देखता है कि केबिन में आने वाला इंसान कुछ बोल नहीं रहा तो वो अपने सर को लैपटॉप से हटा सामने की तरफ देखता है जहां पे वो लड़की कब अपनी आंखों में लस्ट लिए उसे ही देख रही, जिसे देख उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अपनी सख्त आवाज में बोला, मिस आलिया जैसी, अगर आपका मुझे घूर के हो गया हो तो आप बता सकती है कि आप मेरे केबिन में क्या करने आई है? उसकी बात सुन आलिया जो अब तक खड़े होके मोक्ष को घूर रही थी, वो जल्दी से मोक्ष को डेस्क सामने खड़े होते हुए उसके सामने एक फाइल बढ़ा देती है और उसे फाइल में कुछ दिखाते हुए बोली, बॉस, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुझे कुछ प्रोजेक्ट को लेकर गड़बड़ नजर आ रही थी, उसकी रिपोर्ट में करने आई थी। उसके बाद वो फाइल में कुछ दिखाने लगी थी। इस वक्त उसने खुद को लगभग 90 डिग्री झुका के रखा था, जिसे मोक्ष के सामने उसकी क्लीवेज साफ नजर आ सकती थी, लेकिन मोक्ष ने एक नज़र भी इस तरफ नहीं देख। लेकिन अब उस ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी तेज आवाज में मयंक को आवाज देते हैं, जिसे मयंक जो अब तक अपनी बॉस की हरकत पे नजर रख रहा, वो जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, जी बॉस। टू बी कंटिन्यूड। उसकी बात सुन आलिया जो अब तक खड़े होके मोक्ष को घूर रही थी, वो जल्दी से मोक्ष को डेस्क सामने खड़े होते हुए उसके सामने एक फाइल बढ़ा देती है और उसे फाइल में कुछ दिखाते हुए बोली, बॉस, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुझे कुछ प्रोजेक्ट को लेकर गड़बड़ नजर आ रही थी, उसकी रिपोर्ट में करने आई थी। उसके बाद वो फाइल में कुछ दिखाने लगी थी। इस वक्त उसने खुद को लगभग 90 डिग्री झुका के रखा था, जिसे मोक्ष के सामने उसकी क्लीवेज साफ नजर आ सकती थी, लेकिन मोक्ष ने एक नज़र भी इस तरफ नहीं देख। लेकिन अब उस ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी तेज आवाज में मयंक को आवाज देते हैं, जिसे मयंक जो अब तक अपनी बॉस की हरकत पे नजर रख रहा, वो जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, जी बॉस। अब आगे मोक्ष बिना उस लड़की की तरफ देखे बोला, इस लड़की को मेरे नज़रों के सामने से गायब करो और मेरे केबिन को किसी के कहकर पूरे केबिन को डिसइंफेक्ट करावो। पूरे केबिन से इस लड़की की बकवास परफ्यूम की स्मेल आ रही है। वही उसकी बात सुन आलिया जो अब तक हैरानी से मोक्ष को देख रही थी, वो जल्दी से खुद को संभलती है और मोक्ष के पास जाते हुए बोली, मोक्ष, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। ये बोल वो उसके चेस्ट पे अपने हाथ को मूव करने लगती है, जिसे देख मयंक अपनी आंखों बंद कर बोला, बस ये नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ पूरे केबिन में आलिया की आवाज गूंज उठी। मयंक ने अपनी आंखों को सामने की तरफ देख जहां पे आलिया अपने हाथ को पकड़ मुंह के बल गिरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिससे इसके चेहरे पे मेकअप के नाम पे लगा एशियन पेन खराब हो उसके चेहरे पे फैलने लगा, जिसे उसके चेहरे बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था। उसकी हालत देखते हुए मयंक अपने अपने मन में बोला, 49 बॉस ने अब तक 49 लड़कियों के हाथ तोड़ चुके हैं जिन्होंने अब तक उन्हें छुआ है। भगवान, ये इंसान तो लड़कियों के साथ बहुत ही क्रूर होते जा रहा है। वो अभी अपनी सोच में था कि तभी उसके सोच पे ब्रेक लगाते हुए मोक्ष की आवाज आई, अगर तुम्हारा काउंटिंग करके हो गया हो तो निकालो इसको यहाँ से। उसके बाद वो बिना आलिया पे ध्यान दिए अपने केबिन के प्राइवेट रूम में चला जाता है और जो कपड़े उसे अभी पहने थे
उन्हें निकलकर डस्टबिन में डाल सीधा वॉशरूम में चला जाता है। उसको अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस कारण उसने शॉवर लेना ज़्यादा अच्छा लगा। लगभग आधे घंटे बाद वो अपने शरीर पे बाथरोब लपेटे बाहर आया। उसके गीले बाल उसके फोरहेड से चिपके हुए थे, जो कि इसको बहुत ही चरनी बना रहा था। मोक्ष जल्दी से रेडी हो वापस अपने केबिन में आता है। अब उसे अपने केबिन में आलिया की परफ्यूम की स्मेल नहीं आ रही थी, जिसे उसने चैन की सांस ली ही थी कि तभी उसकी नज़र सामने सोफे पे जाता है, जहां पे मयंक अपनी गोद में लैपटॉप लिए सोफे से सिर टिका से सो गया था। उसकी आंखें बंद और मुंह हल्का खुला हुआ था। उसको इस तरह से सोते देख मोक्ष की आंखें छोटी हो जाती है। वो उसके पास जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वो उसके चेहरे पे सामने टेबल पे पड़ी पानी को उसके मुंह पे फेंक देता है, जिसे मयंक सुनामी सुनामी बोलते हुए सोफे से नीचे गिर जाता है। तभी उसे अपने सामने किसी के चमचमाती 2 जोड़ी शूज दिखाई दे देते हैं, जिसे देख वो अपनी नज़र को ऊपर करके देखता है, जहां पे इस वक्त मोक्ष उसको ही घूर के देख रहा। मोक्ष अपनी कठोर आवाज में बोला, जल्द से जल्द काम खत्म करो, मुझे कल रात तक इंडिया जाना है। उसकी बात सुन मयंक जल्दी से अपने फार्म में आते हुए बोला, यस बॉस। फिर अपने मन बोला, कद्दू जला दे, कद्दू कल रात भर से सोने नहीं दिया और अब देखो कैसे गाढ़ा मजदूरी करवा रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया में होटल ब्लू मून में पार्किंग में नित्य की कार आके रुकती है। नित्य जैसे ही कार से बाहर आई वैसे ही उसको अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। नित्य इस जानी पहचानी आवाज़ को सुन पीछे देखती है, जहाँ पे उसे आशीष नजर आया। आशीष को देखते ही नित्य बोली, भाई आप यहाँ पे क्या रहे हो? नित्य का सवाल आशीष मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली मैं स्नेहा के साथ आया था, उसको अपने किसी दोस्त से मिलना था, इसलिए वो मुझे अपने साथ लेकर आई। उसकी बात सुन नित्य समझ गई कि थी वो सिर्फ यहाँ पे आशीष को नीचा दिखाने के लिए लेकर आई थी। तभी एक बार फिर से किसी ने नित्य को आवाज़ दी। इस आवाज़ को सुन नित्य पीछे पलट के देखती है तो इस बार उसके सामने सत्यम खड़ा था। आशीष की नज़र भी सत्यम पे चली गई। वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस ये कौन है? भाई ये सत्यम भाई है, बेदी परिवार के बड़े बेटे हैं। उसके बाद वो सत्यम की तरफ देख बोली, भाई ये मेरे सबसे छोटे बड़े भाई है। वही नित्य के मुंह से खुद के लिए मेरे भाई सुन आशीष के होठों पे मुस्कान और आंखों में हल्की नमी आ जाती है। आशीष के पापा की जब डेथ हुई थी तब से ही सिंघानिया परिवार ने आशीष को अडॉप्ट कर लिए था। नित्य के सभी भाई अलग अलग देश और फील्ड में काम करते थे, इसलिए आशीष इंडिया में रहकर सिंघानिया परिवार के मुंबई वाले बिजनेस को संभाला करता था। लेकिन स्नेहा हमेशा ही आशीष को बस ड्राइवर के बेटे के जैसा ट्रीट करती थी। उसकी नज़र में आशीष बस सिंघानिया परिवार के तुक्के पे पलने वाला नौकर था। वो अभी अपनी सोच में घूम था कि तभी उसके कान में सत्यम की आवाज़ आई, हेलो मिस्टर आशीष। उसके बाद नित्य बोली, चलो हम अंदर चल के बात करते हैं। उसकी बात सुन सत्यम अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद तीनों एक साथ होटल में जाते हैं और एक चेयर के बैठ जाते हैं। उसके बाद सत्यम वेटर को 3 कॉफ़ी लाने का बोल देता है। उसके बाद नित्य की तरफ देखते हुए बोला कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरे होते हुए भी उन लोगों ने तुम्हें घर से निकल दिया और मैं कुछ न कर सका। ये बोलते अब तक इसकी आंखों में हल्की नमी आ चुकी थी। उसकी बातों को सुन नित्य अपने चेहरे पे हल्की मुस्कान लिए बोली, भाई आप अपने आप को दोष नहीं दे सकते हैं, इसमें आपको गलती नहीं है। आपने तो सुना होगा ना, ऊपर वाला जब देता छप्पर फाड़ के देता है, वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। भाई बचपन से मैं मॉम डैड के प्यार के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे प्यार नहीं लिया। लेकिन जब से मैं अपनी फैमिली में आई हूँ सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास 4 बड़े भाई हैं। उसके बाद थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है भाई मैं जब घर में वापस आई तो मुझे पता चला मेरे भाई मेरी तलाश बचपन से कर रहे थे। यही उन्होंने ने मेरे लिए रूम भी तैयार किया था। वो लोग मेरे ना होते हुए भी उस रूम का बचपन से ख्याल रखते आ रहे हैं। उसकी बात सुन सत्यम उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, किट्टू मुझे खुशी हुई ये जानकर तुम अपने परिवार में जाके खुश हो, नहीं तो मैं तुम्हें वहां से भी लेकर कहीं दूर चला जाता है जहाँ पे हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे होते। उसकी बात सुन आशीष, जो अब तक नित्य और सत्यम की बातें सुन इमोशनल हो रहा था, अभी सत्यम की आखिरी बात सुन उसको घूरने लगता है। जैसे कह रहा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी ही आंखों के सामने मेरी बहन को चुराने की कोशिश करने की। फिर वो जल्दी से अपनी फ़ोन पे एक मैसेज टाइप करता है, आज तक लव राइवल होते था, अब भाई राइवल भी शुरू होने वाला है। कोई है जो मेरी आंखों के सामने हमारी को बहन के हमसे दूर करने की बात कर रहा है। और सबसे खास बात यह है कि हमारी बहन उसको सबसे ज़्यादा मानती है, इसलिए जितनी जल्दी से हो सके घर आ जाओ। इस मैसेज को भेजने के बाद आशीष अपनी जगह से उठे हुए बोला, नित्य मैं रेस्ट रूम से आता हूँ। उसके बाद एक कोन में जाके नित्य और सत्यम की फ़ोटो ले लेता है और उसे उस चैट ग्रुप पे भेज देता है जहाँ पे नित्य के सभी थे। वही उसकी जाते ही नित्य को थोड़ी हंसी आ जाती है, क्योंकि उसको पता था आशीष उसके सभी भाई को यहाँ का सीन बताने गया है।
उसके चारों भाई नित्य के लिए बहुत ही ज्यादा पोसेसिव थे। उसके पिछले जन्म भी आशीष की ऐसे ही सत्यम से मिलने आई थी। उस वक्त हुई आशीष इस होटल में उनके साथ था। आशीष ने टेबल हो रही सभी बातें को उसके तीनों भाई तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद उसके भाई इसे मिलने आए थे। टू बी कंटिन्यूड। वही उसकी जाते ही नित्य को थोड़ी हंसी आ जाती है, क्योंकि उसको पता था आशीष उसके सभी भाई को यहाँ का सीन बताने गया है। उसके चारों भाई नित्य के लिए बहुत ही ज्यादा पोसेसिव थे। उसके पिछले जन्म भी आशीष की ऐसे ही सत्यम से मिलने आई थी। उस वक्त हुई आशीष इस होटल में उनके साथ था। आशीष ने टेबल हो रही सभी बातें को उसके तीनों भाई तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद उसके भाई इसे मिलने आए थे। अब आगे ये सोच नित्य के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी सत्यम से जल्दी से उसके हाथ को पकड़ बोला, किट्टू मुझे सच सच बातों की, क्या तुम सच में उस घर में खुश हो ना? तुम्हें किसी भी तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं है? उसके बाद सुन नित्य अपने चेहरे पे छोटी सी स्माइल लाते हुए बोली, नहीं भाई, वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग मुझे से बहुत प्यार करते हैं। उसकी बात सुन सत्यम बोला, अच्छा ठीक है, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारी फैमिली अच्छी है। तभी वहाँ आशीष आ गया, क्योंकि वो सत्यम और नित्य को अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसकी अपने भाई वाले पोजीशन पे किसी भी तरीके का खतरा नहीं चाहिए था। तभी उसने देखा कि सत्यम नित्य के कान में कुछ बोल रहा था, जिसे सुन के लिए वो थोड़ा आगे की तरफ झुक गया था, लेकिन अफसोस उसको कुछ सुनाई नहीं से रहा था। नित्य ने उसकी बात हंसते हुए बोली, भाई आप ज्यादा सोच रहे हैं। उसके बाद वो तीनों अपने में बात करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं। सत्यम और आशीष की भी दोस्ती हो चुकी थी, हालांकि उसको अभी भी अपने भाई वाले पोजीशन को बना था ताकि वह नित्य का फेवरेट भाई बन सके। इसलिए सत्यम के वहां से जाते ही आशीष नित्य की तरफ देखते हुए बोला, नित्य अभी तुम घर जाने वाली हो क्या? उसकी बातन सुन नित्य अपना हाँ में हिला देती, जिसे देख आशीष के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो नित्य का हाथ पकड़ते हुए बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलो हम कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। उसकी बातें सुन नित्य अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। दोनों पीछे पलट के देखते हैं तो उनके सामने स्नेहा और उसके साथ एक लड़का खड़ा था। उस लड़के को देखते ही नित्य की आंखें ठंडी हो गई थी। वही उस लड़के की नज़र तो बस नित्य के खूबसूरत चेहरे पे ही अटक गई थी। वो एक तक बस नित्य को ही देख रहा था। अचानक ही उसके आंखों में नित्य के लिए लस्ट दिखाई देने लगा। उसने बहुत जल्द अपने भाव को छुपा लिया था, लेकिन नित्य की नज़र ये चीज़ बच ना सकी थी। नित्य ने उनकी तरफ एक नज़र देखा, फिर वो आशीष की तरफ देखते हुए बोली, लगता है भाई हमें फिर कभी घूमने का प्लान बना चाहिए। उसकी बात सुन आशीष थोड़ा मायूस हो गया था, लेकिन नित्य की आगे की बात सुन उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आशीष नित्य की तरफ देखने लगता है, जो कि उसे अपने साथ घर चलने को बोल रही थी, क्योंकि उसने आशीष को कुछ दिखाना था। आशीष भी उसकी बात में हाँ में सर हिला देता है। वही जब स्नेहा ये सुनती है कि आशीष नित्य के साथ घर जा रहा है, तो वो अपने चेहरे पे थोड़े से उदासी वाले भाव लाते हुए बोली, भाई क्या आप मुझे लिए बिना ही जाएंगे? उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे आशीष और नित्य उसको नजरअंदाज कर रहे थे। ये सच भी था, जिसे वो बहुत दुखी थी। नित्य ने जब स्नेहा की बात सुनी तो वो स्नेहा की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोली, स्नेहा तुम्हें नहीं लगता कि ये बात तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने उन्हें यहाँ अपने साथ लेकर आती थी और उन्हें पार्किंग में छोड़कर अंदर गई थी? उसके बाद वो आशीष के हाथ से कार की चाबी ले लेती और इसे स्नेहा के हाथ में देते हुए बोली, या तो तुम अपने लिए ड्राइवर को कॉल करके बुला लो, नहीं तो खुद ड्राइव करके चली जाओ। उसके बाद वो आशीष का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो भाई। नित्य को आशीष के सामने किसी भी तरीके का दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। नित्य का एक ही रूल था, जो उससे प्यार और केयर करते थे नित्य उन्हें उसके 10 गुना ज्यादा प्यार और केयर करती थी, लेकिन जो उसे नफरत या उसके साथ गलत करने की सोचते थे उनके लिए नित्य किसी डेविल से कम नहीं थी। नित्य अभी आशीष के साथ एक कदम ही आगे बढ़ाई थी कि तभी उसके अपने हाथ किसी के हाथ सख्त हाथ महसूस होता है, जिसे नित्य का गुस्सा बढ़ जाता है। वो एक झटके से उस हाथ को पकड़ लेती है। टू बी कंटिन्यूड। गाइस, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए छोटा चैप्टर दे रही हूँ, आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए। आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए रिबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस क्वीन। अगर आज का चैप्टर अच्छा लगा तो चैप्टर को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये नॉवल कैसे लग रही है। प्लीज़ मेरी नॉवल को रिव्यू जरूर दें ताकि आगे के चैप्टर में और जल्दी दे सको। थैंक यू दिल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दिल। वही उसकी जाते ही नित्य को थोड़ी हंसी आ जाती है, क्योंकि उसको पता था आशीष उसके सभी भाई को यहाँ का सीन बताने गया है। उसके चारों भाई नित्य के लिए बहुत ही ज्यादा पोसेसिव थे।
उसके पिछले जन्म भी आशीष की ऐसे ही सत्यम से मिलने आई थी। उस वक्त हुई आशीष इस होटल में उनके साथ था। आशीष ने टेबल हो रही सभी बातें को उसके तीनों भाई तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद उसके भाई इसे मिलने आए थे। अब आगे ये सोच नित्य के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी सत्यम से जल्दी से उसके हाथ को पकड़ बोला, किट्टू मुझे सच सच बातों की, क्या तुम सच में उस घर में खुश हो ना? तुम्हें किसी भी तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं है? उसके बाद सुन नित्य अपने चेहरे पे छोटी सी स्माइल लाते हुए बोली, नहीं भाई, वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग मुझे से बहुत प्यार करते हैं। उसकी बात सुन सत्यम बोला, अच्छा ठीक है, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हार फैमिली अच्छी है। तभी वहाँ आशीष आ गया, क्योंकि वो सत्यम और नित्य को अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसकी अपने भाई वाले पोजीशन पे किसी भी तरीके का खतरा नहीं चाहिए था। तभी उसने देखा कि सत्यम नित्य के कान में कुछ बोल रहा था, जिसे सुन के लिए वो थोड़ा आगे की तरफ झुक गया था, लेकिन अफसोस उसको कुछ सुनाई नहीं से रहा था। नित्य ने उसकी बात हंसते हुए बोली, भाई आप ज्यादा सोच रहे हैं। उसके बाद वो तीनों अपने में बात करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं। सत्यम और आशीष की भी दोस्ती हो चुकी थी, हालांकि उसको अभी भी अपने भाई वाले पोजीशन को बना था ताकि वह नित्य का फेवरेट भाई बन सके। इसलिए सत्यम के वहां से जाते ही आशीष नित्य की तरफ देखते हुए बोला, नित्य अभी तुम घर जाने वाली हो क्या? उसकी बातन सुन नित्य अपना हाँ में हिला देती, जिसे देख आशीष के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो नित्य का हाथ पकड़ते हुए बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलो हम कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। उसकी बातें सुन नित्य अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। दोनों पीछे पलट के देखते हैं तो उनके सामने स्नेहा और उसके साथ एक लड़का खड़ा था। उस लड़के को देखते ही नित्य की आंखें ठंडी हो गई थी। वही उस लड़के की नज़र तो बस नित्य के खूबसूरत चेहरे पे ही अटक गई थी। वो एक तक बस नित्य को ही देख रहा था। अचानक ही उसके आंखों में नित्य के लिए लस्ट दिखाई देने लगा। उसने बहुत जल्द अपने भाव को छुपा लिया था, लेकिन नित्य की नज़र ये चीज़ बच ना सकी थी। नित्य ने उनकी तरफ एक नज़र देखा, फिर वो आशीष की तरफ देखते हुए बोली, लगता है भाई हमें फिर कभी घूमने का प्लान बना चाहिए। उसकी बात सुन आशीष थोड़ा मायूस हो गया था, लेकिन नित्य की आगे की बात सुन उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आशीष नित्य की तरफ देखने लगता है, जो कि उसे अपने साथ घर चलने को बोल रही थी, क्योंकि उसने आशीष को कुछ दिखाना था। आशीष भी उसकी बात में हाँ में सर हिला देता है। वही जब स्नेहा ये सुनती है कि आशीष नित्य के साथ घर जा रहा है, तो वो अपने चेहरे पे थोड़े से उदासी वाले भाव लाते हुए बोली, भाई क्या आप मुझे लिए बिना ही जाएंगे? उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे आशीष और नित्य उसको नजरअंदाज कर रहे थे। ये सच भी था, जिसे वो बहुत दुखी थी। नित्य ने जब स्नेहा की बात सुनी तो वो स्नेहा की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोली, स्नेहा तुम्हें नहीं लगता कि ये बात तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने उन्हें यहाँ अपने साथ लेकर आती थी और उन्हें पार्किंग में छोड़कर अंदर गई थी? उसके बाद वो आशीष के हाथ से कार की चाबी ले लेती और इसे स्नेहा के हाथ में देते हुए बोली, या तो तुम अपने लिए ड्राइवर को कॉल करके बुला लो, नहीं तो खुद ड्राइव करके चली जाओ। उसके बाद वो आशीष का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो भाई। नित्य को आशीष के सामने किसी भी तरीके का दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। नित्य का एक ही रूल था, जो उससे प्यार और केयर करते थे नित्य उन्हें उसके 10 गुना ज्यादा प्यार और केयर करती थी, लेकिन जो उसे नफरत या उसके साथ गलत करने की सोचते थे उनके लिए नित्य किसी डेविल से कम नहीं थी। नित्य अभी आशीष के साथ एक कदम ही आगे बढ़ाई थी कि तभी उसके अपने हाथ किसी के हाथ सख्त हाथ महसूस होता है, जिसे नित्य का गुस्सा बढ़ जाता है। वो एक झटके से उस हाथ को पकड़ लेती है। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे वो लड़का अभी कुछ बोलता उससे पहले ही नित्य ने अपने दूसरे हाथ से उसके उस हाथ को पकड़ लिया जिसे उस लड़के ने नित्य के हाथ को पकड़ रहा था। उसने उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लिया था और उसके हाथ के उसके कमर के पीछे लगते हुए बहुत ही ठंडे स्वर में बोली, आज तो छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर बार मुझे टच किया या फिर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल भी आया तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे दूसरे हाथ में होगा। उसने ये बात बहुत ही ठंडे स्वर में कहा था, उसके आसपास का और बहुत ही खतरनाक थी। नित्य ने एक झटके से उस लड़के को छोड़ दिया जिसे वो सामने कार से टकरा जाता है। स्नेहा जल्दी से यश बोलते हुए उसके पास जाती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि यश था। यश पीछे पलट नित्य को देखता है जी कि अपने हाथ को सैनिटाइज कर रही थी, जैसे उसने कितनी गंदी चीज को छू लिया हो। उसकी इस हरकत के देख यश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पे जोर का थप्पड़ रसीद दिया हो। स्नेहा नित्य की तरफ देखते हुए बोली, नित्य दी आप यश के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो मेरा दोस्त है, वो तो बस आपसे बात करना चाहता था। उसकी बात सुन नित्य उसी तरह कोल्ड वॉइस में जवाब दी, वो दोस्त तुम्हारा है ना में मेरा, इसलिए उसके पास दिमाग होना चाहिए कि भी राह चलते इंसान का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, ये बेसिक मैनर है।
उसके बाद वो आशीष के साथ चली जाती है। स्नेहा घूर के नित्य के कर को देख रही थी, जैसे वो अपनी आंखों से उसकी कार को ब्लास्ट कर देगी, जो कि पॉसिबल नहीं था। तभी स्नेहा ने वापस से अपना ध्यान यश की तरफ कर लिया। स्नेहा यश को उठाते हुए अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, यश, नित्यदी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम तो जानते ही ना, मेरे पेरेंट्स ने उसे गोद लिए है। सबसे बड़ी ये है कि वो लोग नित्यदी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अगर मैंने उसके खिलाफ अपने घर पे कुछ भी बोला तो वो लोग मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे। उसके बाद उन यश स्नेहा के आंसू को पोंछते हुए बोला, तुम चिंता मत करो स्नेहा, मैं किसी की कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि इस नित्य को तो मैं खुद ही सबक सिखाऊंगा। बोलते वक्त उसकी आंखों में कुछ तो था। स्नेहा उसकी बात सुन मन ही मन बहुत खुश हुई थी। वही कार में आशीष नित्य को हैरानी से देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था उसकी बहन इतनी फियरलेस होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नित्य के लिए डर भी लग रहा था। आशीष नित्य की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस, आज तुम उस यश के साथ जो किया है ना, मुझे तो बहुत मजा आया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा है। उसकी बात सुन नित्य ने एक नज़र आशीष की तरफ देखते हुए बोली, किस बात का डर भाई? उसका सवाल सुन आशीष बोला, यार तुम्हें नहीं पता है क्या? चलो मैं तुम्हें बता दूं, वो को लड़का था ना, उसका नाम यश है। वो है ना एक नंबर गुंडा टाइप इंसान है। तुम्हें पता है वो सिर्फ लोगों के सामने शरीफ दिखता है, लेकिन अंदर से एक बीस्ट है, बीस्ट। उसके बारे में सिर्फ कुछ लोगों ही पता है। उसका परिवार भी बिजनेस में है और उनकी भी अच्छी पकड़ है बिजनेस वर्ल्ड में, लेकिन हमारे फैमिली जितनी नहीं है। अपने घर का इकलौता वारिस होने के कारण उसके घर वालों ने उसको पूरी तरह से बिगड़ दिया है। उसकी बात सुन नित्य कुछ नहीं बोलती है। उसके थोड़े टाइम बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। आज का दिन नित्य के थोड़ा अच्छा था, जब तक उसने यश का चेहरा नहीं देखा था। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। इस बीते दिन में नित्य के परिवार वालों ने उसका बहुत ख्याल रखता था, जिससे नित्य बहुत खुश थी। लेकिन वही स्नेहा जल भून के राख हुई थी। उसके दिल में बस नित्य के लिए नफरत पनप रही थी। अब उसको न सिर्फ इस घर से निकलने की प्लानिंग चल रही थी, बल्कि अब उसे नित्य की जिंदगी पे भी चाहिए थी। लेकिन वो अभी नित्य के साथ कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि नित्य ने जो यश के साथ किया था उससे उसको नित्य के लिए यश के साथ साथ बहुत से मोहरों की जरूरत थी, क्योंकि उसको पता चल चुका नित्य को उससे कोई रिश्ता नहीं रखना था। वो नित्य के पास रहकर उसके बारे में जानना चाहती थी, ताकि वक्त आने पे उसका ज्यादा उठा सके। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष ने भी अभी तक पेरिस में अपने काम को खत्म कर चुका। इस बीच बेचारे मयंक को तो मोक्ष ने अच्छे से सोने भी नहीं दिया था। 2 दिन बाद रात का समय सिंघानिया विला के सामने एक बात कुछ काज आके रखती है। बीच वाली कार के पैसेंजर सीट से एक लड़का बाहर आता है और जल्दी से बैक सीट का डोर ओपन करता है। उसके दरवाजा खोलते ही कार से एक शख्स बाहर आता है और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे उसके गार्ड्स जल्दी से सभी कार में से कुछ गिफ्ट्स को लेते हुए उस इंसान के पीछे पीछे सिंघानिया विला में जाते हैं। वही विला के अंदर राधिका जी, ऋषभ जी, आशीष बैठे कुछ बातें कर रहे थे। वही ऊपर रेलिंग को पकड़ के स्नेहा नीचे तरफ देख रही थी। नित्य इस वक्त अपने कमरे थी। तभी एक सर्वेंट जल्दी से भागते हुए अंदर आते हुए बोली, सर, मैडम राठौड़ परिवार से यंग मास्टर आए हैं। उनकी बात सुन स्नेहा जल्दी से अपने कमरे में रेडी होने चली जाती है, तो वही राधिका जी और ऋषभ जी आशीष बाहर की तरफ चले जाते हैं। वो लोग जैसे एंट्रेंस पे आते तो देखते हैं एक हैंडसम और किंग पर्सनैलिटी से एक लड़का उनकी तरफ आ रहा था। राधिका जी उसे देखते हुए बोली, अरे मोक्ष बेटा, तुम इस वक्त? उनका सवाल सुन पीछे से आ रहा मयंक अपने मन बोला, हाँ, तो लोग शादी के बाद अपनी वाइफ के आगे पीछे घूमते हैं और ये शादी से पहले ही जोरों के गुलाम बने की फिराक में है।